हेलो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप जिला बाल संरक्षण इकाई से जुड़ने का। इसमें सपोर्ट पर्सन की बहाली आई है। जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली के द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू सपोर्ट पर्सन अंडर सेक्शन 39 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 के आलोक में एक इम्पैनलमेंट ऑफ सपोर्ट पर्सन हेतु योग्य उम्मीदवार की तलाश किया जा रहा है। तो इस सपोर्ट पर्सन की क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसकी जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति जो पोस्ट ग्रेजुएट हो, डिग्री हो, जिनके पास सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएट हो, सोशोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट हो, या साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट हो, या चाइल्ड डेवलपमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट हो, या एक ग्रेजुएट विथ मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, किस किस सेक्शन में, चाइल्ड एजुकेशन में, या डेवलपमेंट में, या प्रोटेक्शन इशू में। साथ साथ वैसे लोगों को भी सपोर्ट पर्सन के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है जिसने चाइल्ड राइट्स मतलब बच्चों के अधिकार और शेल्टर होम में एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में अगर वो कार्यरत थे या काम कर रहे थे, वो भी एलिजिबल है सपोर्ट पर्सन की अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आपको ये क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि जो इम्पैनलमेंट ऑफ सपोर्ट पर्सन शैल बी इन द रेशियो of 1/10 of the number of cases in the district। अब उस डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट पर्सन की बहाली क्या है, कोई भी रिक्त को क्लियर नहीं किया गया है। कितनी संख्या चाहिए सपोर्ट पर्सन की, ये क्या किया है कि 1/10 के रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया है। मतलब जो अगर 10 केस आता है एक जिला में तो उस पर एक सपोर्ट पर्सन को वो बहाल करेगा। ये जिला पर डिपेंड करता है, उसमें बच्चों पर कितना केस आ रहा है, बच्चों पर कैसा कैसा केस आ सकता है। जस्ट एग्जांपल समझिए, चाइल्ड रेपिंग का, चाइल्ड लेबर का, ठीक है, बच्चों को मतलब चाइल्ड रेप जो हो रहा है उसके बारे में बहुत इस तरह के बहुत सारे चाइल्ड इशू होते हैं। इस तरह का बहुत सारे केसेस आएंगे एक जिला में, तो 10 केस पर एक सपोर्ट पर्सन की बहाली होगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 4 इम्पैनलमेंट मतलब उस पैनल में, उस नियोजन में सपोर्ट पर्सन सिलेक्शन विल बी डन बाय द बेसिस ऑफ इंटरव्यू थ्रू सिलेक्शन कमेटी। अब ये देखिए वो एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी, एक पैनल बनेगा जो सपोर्ट पर्सन जो भी आवेदक होगा उनका इंटरव्यू लेगा। ठीक है, इंटरव्यू के आधार बेसिस पर ही सपोर्ट पर्सन की बहाली होगी। ठीक है, अब द सिलेक्शन देखिए, द सेलेक्टेड सपोर्ट पर्सन शैल बी इंगेज फॉर a period of 3 years which shall be years review by the DCPU। ठीक है, अब देखिए क्या लिख रहा है, द सेलेक्टेड सपोर्ट पर्सन, जो भी अब इंटरव्यू के आधार पे जितने भी सपोर्ट पर्सन का सिलेक्शन हो गया है, अब वो 3 साल के लिए वो सिलेक्ट होंगे। विच शैल बी ईयर रिव्यू बाय द DCPU। DCPU क्या, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के द्वारा उसका रिव्यू होगा। उसके बाद शैल बी एक्सटेंडेड 3 ईयर ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन आफ्टर रिव्यूइंग कंडक्टेड बाय द DCPU। ठीक है, 3 साल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एनी सपोर्ट पर्सन इंगेज फॉर द पर्पस ऑफ assisting a child under the act shall be paid on pro rate basis determined by the number of days worked या in person visit conducted by locations such as CWC या पुलिस स्टेशन या विक्टिम फैमिली etc। अब देखिए, विक्टिम का फैमिली या पुलिस स्टेशन से या CWC के जैसे के थ्रू अगर कोई लोकेशन से सपोर्ट पर्सन कुछ रिपोर्ट लाता है, ठीक है, रिपोर्ट लाएगा,
ठीक है, उसके आधार पर उसको पेमेंट पेड हो सकता है। द मंथली रेम्युनरेशन बेस्ड ऑन assigned case shall be calculate in a prorated manner basis. The amount of prescribed for a skilled worker under the minimum wages act 1948 11 of 1948 in bracket. If a person as a support person has not been assigned any case, she shall not claim remuneration. अगर कोई भी केस सपोर्ट पर्सन नहीं ला पाता है ना, अब सपोर्ट पर्सन जाएगा नहीं ला पाया, तो उस केस में क्या होगा, उसके पास कोई भी किसी भी तरह का वो क्लेम नहीं कर सकता है कि हम जो मैंने विजिट किया है उस विजिट के बाद में उसको जो जिस तरीके से पैसा दिया जाएगा वो पैसा क्लेम वो नहीं कर सकता है। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं सहायक व्यक्ति सपोर्ट पर्सन, अब सपोर्ट पर्सन का एक जो आवेदन होगा, ठीक है, दिशा निर्देश जिला के वेबसाइट पे भी दिया गया है, आप देख लीजिएगा। मॉडल गाइडेंस विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन अंडर सेक्शन 39 फॉर द पॉक्सो एक्ट, वेबसाइट भी है और उसमें गाइडलाइन भी है। इस वेबसाइट जो NCPCR वाला है ना, उस पर वेबसाइट उससे पूरा गाइडलाइन है, और हम गाइडलाइन के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में वो आपको मैं गाइडलाइन भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी उसको उठा सकते हो, ले सकते हो, पढ़ सकते हो, उसमें से जो भी जानकारी आपके लिए सूटेबल होगा। बेसिक जानकारी जिला बाल संरक्षण इकाई पूर्णिया की सूचना। अब देखिए ये जिला बाल संरक्षण इकाई पूर्णिया उसके सूचना पट्टी में भी दिया गया है। आवेदन का अंतिम आवेदकों का आवेदन सभी प्रमाण पत्र के जितना भी आवेदक है ना, जो आवेदन करेंगे ना, उनके सभी प्रमाण पत्र पे सेल्फ अटेस्टेड, फोटो पे भी सेल्फ अटेस्टेड सब कुछ रहना चाहिए। और इस पते पे जिला बाल संरक्षण इकाई पूर्णिया के कार्यालय, ठीक है, ईमेल इतना के माध्यम से, मतलब ईमेल भी कर दीजिएगा, और जिला बाल संरक्षण इकाई पूर्णिया, ठीक है, समरनालय परिसर कॉरपोरेटिव बैंक के सामने, ठीक है, कॉरपोरेटिव बैंक के सामने है जिला बाल संरक्षण इकाई पूर्णिया में कार्यालय अवधि में जमा करें। कार्यालय अवधि समझ आते हैं, 10 से 5 का ड्यूटी होता है। अब आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है, 15/10/24 शाम को 5 बजे। देखिए भाई, ये आप इम्पोर्टेंट है, समझ के रखिएगा कि 15/10/24 के बाद 5 बजे के बाद एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, दूसरी वैकेंसी की ओर चलते हैं। ये आपको गया से आया है। अब गया में भी सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ सेम है। इसमें भी 1/10 के रेशियो में सेम वही चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है आपको। और कटिहार में भी इसी पद के लिए, हाँ, कटिहार में भी इसी पद के लिए जो आया है वो भी सेम है, कोई मतलब प्रोसीडिंग जो है वो सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। आप सब जिला वाइज के साइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, ऐसे मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से लिंक आप ले सकते हो। बस यही है कि एप्लीकेशन का जो आवेदन का जो तिथि है वो तीनों का अलग अलग है। ये आपको कटिहार का है, कटिहार का 20/10/24 तक आपको 5 बजे तक आवेदन अप्लाई करना है। ये जो है ना कटिहार का है, ठीक है, कटिहार का जो है वो 20/10, ये कटिहार का जो है वो 20/10/24 शाम को 5 बजे तक है, ठीक है। याद ध्यान रखिएगा, 5 बजे के बाद ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। और मेल भी कर दीजिएगा, मेल अगर मिल जाता है तो। और यहाँ पर, और ये आपको हो गया गया का आपका 16 तारीख तक ही है, ठीक है। गया जो है ये आपको ये 16 तारीख तक 5 बजे तक है, ठीक है। बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है, टोटल प्रोसीजर सेम है, कुछ भी बदला हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पूर्णिया का, ये हो गया आपको गया का, और ये हो गया आपको कटिहार का। तीनों का जो PDF जो लिंक होगा, लिंक हम YouTube के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरे तीनों PDF को ध्यान से पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिएगा।
और मैं एक बात बता देता हूँ कि जो फॉर्मेट हम पूर्णिया वाला जो PDF है उसके अंदर आपको फॉर्म मिलेगा। ठीक है, इसको आप प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकाल के आप इसको आवेदन को अप्लाई करके इन्वॉल्व के साथ जो दिए गए पता पर आप वहाँ पे, अभी समय है, समय के अनुसार, क्योंकि मैक्सिमम पूरे बिहार में पत्राचार अगर करोगे ना बाय रजिस्टर्ड तो 2 दिन के अंदर पहुँच जाएंगे, 2 दिन से तीसरा दिन नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं फॉर्मेट के बारे में। देखिए ये फॉर्मेट जैसा कि हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये संरक्षण आयोग ये न्यू दिल्ली का है। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें जो कार्यालय द्वारा भरा जाएगा इसको आपको नहीं भरना है। ठीक है ना। अब आवेदन का, ये आवेदक का नाम, ठीक है, यहाँ पे आवेदक का नाम भर दीजिएगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। पिता का नाम भर दीजिएगा, माता का नाम भर दीजिएगा, पुरुष स्त्री जन्म तिथि भर दीजिएगा, आप किस कोटा में हैं वो भर दीजिएगा, और अस्थाई पता डाल दीजिएगा जहाँ पे अभी जिस एड्रेस पे जो पत्राचार का एड्रेस है, जहाँ पे माने कि आपके अस्थाई पता पे आप नहीं है, दूसरे जगह पर काम कर रहे हैं या वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वहाँ का पत्राचार भर दीजिएगा एड्रेस। फिर आप शैक्षणिक योग्यता भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे एक डिक्लेरेशन, क्या आपने कार्य का अनुभव है, अगर हाँ लिखते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, स्वअभिप्रमाणित। ठीक है, जितना भी डॉक्यूमेंट आप ये इन्वॉल्व में डालिएगा ना वो सारे के सारे को स्वअभिप्रमाणित करिएगा। ठीक है, लिख कर दीजिए कितना साल आपने काम किया है चाइल्ड प्रोटेक्शन में या एलिजिबल जो आपको एज पर रिक्वायरमेंट मांग रहा है एक्सपीरियंस वॉइस में। ठीक है, उसको आप एक डिक्लेरेशन है, इसको भर के यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपको प्रारूप है पूर्णिया वाले जो हम लिंक शेयर करेंगे उसी में आपको इसका फॉर्मेट प्रारूप मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आपको छोटी सी चीज़ को हम थोड़ा सा बताते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर इसका कैसे है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कैसे है, इसका पैनल तैयार हुआ, उसमें कौन कौन से व्यक्ति आएंगे और इसमें कैसे आपका पैसा जाएगा, जो हम थोड़ा सा वहाँ बताए थे, तो अभी यहाँ पे अभी हम आपको पूरा बता रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी देखिए इसमें आपका जो मैं बता रहा हूँ, और ये भी जो लिंक है ना, ये जो लिंक दिया है भी, मैं इसका भी लिंक शेयर कर दूंगा, डाउनलोड आप डायरेक्ट कर लेना। आपको सिलेक्शन प्रोसीजर्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, मैंने किया था कहीं पर, 2 मिनट। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, मतलब ये अच्छा जॉब है। देखिए सोशल वर्क का जॉब है, यहाँ पे आप अप्लाई करो, और सोशल वर्क में तो काम करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, इसलिए आप इसको फॉर्म को भरना और भर के आवेदन करना। ठीक है ना। हाँ देखिए ये है सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, यहाँ पर दिया है सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी का जो गठन होगा यहाँ पर देखिए, सिलेक्शन कमेटी का जो यहाँ पे गठन होगा, कमेटी कैसे बनेगी, क्या लिखा हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग पर्सनल इंटरव्यू सिलेक्शन कमिटी शैल बी फॉर्मुलेट बाय द, ठीक है, क्वारन कंपेरिजन ऑफ एनी 3 मतलब द फॉलोइंग फंक्शन। अब ये जो पैनल बना हुआ है ना, ये इसमें से 3 लोग सिलेक्शन प्रोसीजर में रहेंगे। ठीक है, कौन कौन रह सकता है, लेफ्टिनेंट स्पेशल जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उसका रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इसके लेवल से नीचे कोई नहीं रहेगा। चेयरपर्सन रह सकता है, कौन, CWC का, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो रह सकता है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट मतलब चाइल्ड से जुड़ा हुआ जो भी मामला है, उसके जो भी सब्जेक्ट, जो भी विषय है उसमें एक्सपर्टीज़ जिसका होगा वो भी रह सकता है। उसका HOD रख सकता है, जैसे कि हेड ऑफ गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, बच्चों में जो मानसिक प्रॉब्लम आती है उस विषय पर के लिए। ठीक है, कॉलेज अब जैसे गवर्नमेंट कॉलेज का जो साइकोलॉजी और सोशोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड भी आ सकता है, HOD। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेटर ऑफिसर्स, प्रिंसिपल, ठीक है, डायरेक्ट ये सब भी हो सकता है। और DCPO डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स में से भी रह सकता है, गवर्नर ऑफ द कमिटी।
मतलब ये जो आपका सिलेक्शन टीम जो है 5 को पॉइंट जो दिया गया है, इसमें से कोई भी 3 व्यक्ति आपके इंटरव्यू पैनल में जरूर रहेगा, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा इंटरव्यू बेसिस पर, अब सोचिए कितने बड़े बड़े पद पर हैं ये लोग, इन्हीं के द्वारा आपका जो सिलेक्शन होगा उसका पैनल तैयार होगा 1/10 के रेशियो में, और उस जिला के लिए आप एप्लीकेबल होगा। इसलिए आप एक्सपीरियंस, रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा वही लोग अप्लाई करें, और दूसरा लोग ना करें अगर उनके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ हम और डिस्कस कर देते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये जो आपका है NCPCR के वेबसाइट पे ही मिलेगा ये पूरी तरह से। अब देखिए ये जो आपका है कि रेम्यूनरेशन ऑफ सर्विस एंड सपोर्ट पर्सन, वहाँ पे मैं ठीक से पूरा डिटेल नहीं थी, यहाँ पे पूरे अच्छे से है। मंथली अलावेंस जो है, देखिए ये लोग कोई सैलरी नहीं है, मंथली अलावेंस मिलेगा। मंथली अलावेंस का मतलब होता है उसके वर्क बेस पर उसको पेमेंट दिया जाता है। The support person shall be submit report at the end of each month DCPO for a review and remuneration as prescribed in Form A। अब आप सोचोगे फॉर्म ए कहाँ है? हाँ दोस्तों, मैंने आपको रेमुनरेशन के बारे में आपको बताया था, मंथली अलाउंस के बारे में। तो इसमें जो मंथली अलाउंस में जो मैंने आपको बताया कि आप जो मंथली एक रिपोर्ट DCPO को दोगे जिस पे वो रिव्यू करेगा, तो वो रिव्यू के लिए एक फॉर्मेट है फॉर्म ए में आपको प्रिस्क्राइब करेगा, वो उसमें पूरा डिटेल आपको देना पड़ेगा। देन उसके बाद आपके रेमुनरेशन को रिव्यू किया जाएगा। तो आपको फॉर्म ए में दिखा देता हूँ, फॉर्म ए किधर है, ये है फॉर्म ए, देख लो फॉर्म में क्या है, मंथली रिपोर्ट, मतलब आप जो मंथली रिपोर्ट बनाओगे, मंथली रिपोर्ट बनाने का बेसिस क्या रहेगा। तो फॉर्म ए की किसी न किसी प्रारूप फॉर्मेट के माध्यम से ही ना आप रिपोर्ट्स DCPO को दोगे। तो उसके अनुसार केस इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, जिसमें FIR, सेक्शंस, पुलिस स्टेशंस, डेट टाइम, CWC केस नंबर, CWC नेम एंड एड्रेस, नंबर एंड नेम एंड नंबर ऑफ IO, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हुआ। सोशल बैकग्राउंड ऑफ चाइल्ड का क्या सोशल बैकग्राउंड था, उसमें नेम, फादर मदर गार्जियन, एज, डेट ऑफ बर्थ दोनों डालना है, एड्रेस डालिए, रिलीजन डालिए, वो OC BC या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या हिंदू है, ठीक है। उसके वेदर, अगर चाइल्ड फिजिकली सुन नहीं सकता है या बोल नहीं सकता है या फिजिकली कुछ इशू है या मेंटल है, ये सब आप डिटेल डालिए। फिर फैमिली हिस्ट्री डालना होगा, इकोनॉमिक कैटेगरीज भी डालना पड़ेगा कि उस इकोनॉमिक रूप से वो कैसा है। फिर द डिटेल ऑफ एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड का एजुकेशन क्या है, इलिटरेट है या स्टडीड में है या पढ़ रहा है, या जो भी चाइल्ड से जो जुड़ा समस्या है उसके जो भी आप रिपोर्ट बनाओगे उसमें टोटल डिटेल रहना चाहिए, उस बच्चे की समस्या के संबंध में सारा डिटेल रहना चाहिए इसमें, ठीक है। तभी पता चलेगा ना कि आप एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट DCPO को दोगे तो अपने आपका रिव्यू को क्लियर करेगा। द नेम ऑफ ये सपोर्ट पर्सन और रेफरल, ठीक है, डेट ऑफ रेफरल, उसके बाद डेट ऑफ फर्स्ट विजिट, आपने किस दिन विजिट किया, फिर नंबर ऑफ विजिट डन, आपने पूरे महीने में कितना विजिट डन किया है, ठीक है, ब्रीफ ऑफ विजिट, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट रिपोर्ट, जो आपने पूरा डिटेल लिया है उस बच्चे का, उस असेसमेंट आपने क्या किया, ठीक है। साइकोलॉजिकली नीड्स क्या क्या थे, मेडिकल नीड्स क्या थे, फाइनेंशियल नीड्स के बारे में, एजुकेशन नीड्स के बारे में, लीगल नीड्स के बारे में, एनी अदर नीड्स हो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन, आप ऑब्जर्वेशन दीजिए और आप रिकमेंड कर दीजिए जिनको भी आपको ये रिपोर्ट देना है। DCPO को आपको रिपोर्ट सबमिट करना है तो रिकमेंड आप वहाँ कीजिए। फिर डेट ऑफ सबमिशन डालिए, सिग्नेचर कीजिए और रिपोर्ट को सबमिट कर दीजिए। तो बच्चों के संबंध से जो भी समस्याएं हैं, आप एक रिपोर्ट तैयार करोगे, DCPO को दोगे, इसलिए इस फॉर्म ए का बनाया गया है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है, इसको आपको जमा करना है, ठीक है। आप समझिए सपोर्ट पर्सन जो है वो मंथली एक रिपोर्ट बनाएगा, और रिपोर्ट बनाकर DCPO डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को वो देगा, वो रिव्यू करेगा, देन उसके बाद वो पेमेंट फॉर्म ए देगा उसको, आप भर के आप जमा करो। देखो भाई, सरकारी काम पूरी तरह से पर चाइल्ड से रिलेटेड है तो कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, इसलिए भरते समय सब कुछ ध्यान दीजिएगा। देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस भी है, ठीक है,
ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए भी वो क्लेम कर सकता है। द सपोर्ट पर्सन शैल बी प्रोवाइडेड रिम्बर्समेंट एज पर द एक्चुअल फॉर द ट्रैवलिंग अंडरटेक विद द माइनर विक्टिम एंड प्रोडक्शन ऑफ बिल ड्यू वेरीफाई बाई CWC। CWC के द्वारा वो वेरीफाई करेगा कि वो कहाँ कहाँ गया है और कहाँ कहाँ से उसने चाइल्ड के संबंधित रिपोर्ट लाए हैं, और वो ये DCPO को जमा किया है, वो रिव्यू करना है उसको। तो उसके बाद CWC उसके जो अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस, उसको रिम्बर्समेंट को वेरीफाई करेगा। ठीक है, वेरीफाई करेगा। समझ में आ गया ना? और आपको ये चीज़ समझ में आ गया है तो आपको और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं। मेन ये 2 चीज़ था कि आपको पैसा का जुड़ा हुआ मामला जो आपको क्लियर हो गया, मंथली अलाउंस कैसे मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आपके पास किसी भी तरह का अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है, तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। जब रिपोर्ट नहीं आएगा तो ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपके पास नहीं आएगा, जो आपको फॉर्मेट में ऑलरेडी अच्छे से दिया हुआ है। इसमें भी लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ना। मैं इसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप कृपया करके इस चीज़ को अच्छे से पढ़ो, समझो। आपके जॉब से रिलेटेड है तो समय कम बचा है, समय बहुत कम बचा है। जब तक ये वैकेंसी जब तक मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो मुश्किल से 4 या 5 दिन बचेंगे। पूरे बिहार में अगर आपको कहीं भी इन्वॉल्व से लेटर भेजना, 2 दिन से ज़्यादा समय मैक्सिमम नहीं लगता है, क्योंकि मैं भी कहीं कहीं अप्लाई करता हूँ तो मुझे इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। समय कम बचा है, जल्द से जल्द आप लोग इसको अप्लाई करें। आज का जो भी मैंने आपको अपडेट बताया है कैसा लगा उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। और अरे भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई। हमेशा जिला स्तर पे नया वैकेंसी मैं आपको दूंगा, क्योंकि आज मैं पूर्णिया, गया और कटिहार तीनों जिला के लिए आपको बताया है। और एक जो और तरफ दरभंगा के लिए भी निकला है। ठीक है, दरभंगा जिला के लिए भी निकला है। मैं उसके भी वेबसाइट पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वेबसाइट के थ्रू उसका मतलब लिंक लेके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप दरभंगा जिला का भी एक बार चेक कर लेना कि और पूरा डिटेल को पढ़ के वहाँ भी आप अप्लीकेबल हो तो अप्लाई करना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मैं एक नए सवेरा, नए उद्देश्य के साथ, नए वैकेंसी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।